Hello students, I am Monali and I welcome you all to our channel Textbook। हाल ही में डी ट्रिपल एस बी ने अपनी पीजीटी की वैकेंसीज को रिलीज़ कर दिया है, जो कि सभी पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो आज हम पीजीटी हिस्ट्री के तहत जो भी वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं और उनकी कौन कौन सी डिटेल्स हैं, हम उन सभी पे चर्चा करेंगे। सो गाइस, इसी मंथ की 22 को डी ट्रिपल एस बी यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी अपनी वैकेंसीज को रिलीज़ कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए जानना ये ज़रूरी है कि पीजीटी हिस्ट्री का पेपर अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो फॉर्म फिलिंग की डेट्स कब से कब तक है। सो 9 जनवरी 2024 यानी कि हमारी न्यू ईयर में 9 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि चलेगी 7 फरवरी 2024 तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है बेसिकली वैकेंसीज की डिटेल्स का, वो रिलीज़ हुआ है 22 दिसंबर को। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो नंबर 07/2023 है। वहीं जो डेट्स हैं वो मेंशन्ड है। 7 फरवरी 2024 को फॉर्म फिलिंग क्लोज हो जाएगी। सो आप मेक श्योर करिए कि उसके पहले आप इस फॉर्म्स को फिलअप कर दें। चलिए आगे देखते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट्स के तहत पोस्ट्स रिलीज हुई हैं और कितनी कितनी पोस्ट्स आई हैं। तो गाइज, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आप लोगों को 3 अलग अलग कैटेगरीज के तहत यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसीज को देखने के लिए मिलेगा। आप देखेंगे कि पीजीटी हिस्ट्री की जो वैकेंसीज आई है, स्पेसिफिकली जो पीजीटी की वैकेंसीज आती है वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग आती है। और साथ ही में एक वैकेंसी आपको अलग से दिख रही होगी 3rd नंबर पे, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत। सो ये एक अच्छा मौका है जहां पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के तहत मेल और फीमेल के लिए अलग अलग पोस्ट्स निकाली गई है। वहीं न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत भी पीजीटी की कुछ पोस्ट्स हमें देखने के लिए मिलती है। तो जैसा कि आप लोगों के लिए स्क्रीन पे विजिबल है, पीजीटी हिस्ट्री मेल के लिए आप देखेंगे कि टोटल वैकेंसीज आपको दिख रही है यहाँ पर 14। वहीं पीजीटी फीमेल के लिए आपको 6 वैकेंसीज दिख रही हैं। और पीजीटी हिस्ट्री जो कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत रन होगी, वहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दिख रही है वो 4 दिख रही है। सो गाइज, ये बेसिकली आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की डिटेल्स हैं। वहीं पोस्ट कोड हमें हमेशा देखना पड़ता है जब भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज निकलती है। सो पोस्ट कोड है आपका 811/23। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो इस प्रकार की माइन्यूट डिटेल्स पे हमें ध्यान देना पड़ता है। गाइज, अब देखते हैं कि डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका एग्जैक्टली एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना टाइमिंग होगा, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वेदर देयर इज नेगेटिव मार्किंग और नॉट। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर चलिए हम चर्चा करते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को टोटल 6 पॉइंट्स में आपको डिटेल्स दिख रही होंगी। देखिए, बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि जो डी ट्रिपल एस बी का आप लोगों का जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में होगा। एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए जानना ये ज़रूरी है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में ही आपको 40% के साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा। 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं दोनों ही पेपर, मतलब पार्ट ए दैट मीन्स पेपर 1 में और पेपर 2 में, दोनों ही पार्ट्स में आपके 40% क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए होते हैं। हालांकि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन हमें दिया जाता है, परंतु आप ध्यान रखेंगे कि एक जो बेंचमार्क है वो 40% क्वालिफिकेशन का ही है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, मतलब जो हमारा ओवरऑल जो जीके होता है, तो जनरल अवेयरनेस से आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 20 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, दैट मीन्स रीजनिंग के तहत जितने भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपसे 20 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। और सेम एक क्वेश्चन एक ही मार्क कैरी करेगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अगर
1 मार्क आपको क्वेश्चन सही करने के लिए मिलेगा, तो 0.25 मार्क्स आपके माइनस होंगे अगर आप क्वेश्चंस को गलत करते हैं। सो दैट मीन्स हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि DSSB के पेपर में आप अननेसेसरली जो क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे हैं आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नेगेटिव मार्किंग। अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, सिंपल भाषा में बोला जाए तो मैथ्स, तो मैथ्स भी यहाँ पर आएगी आप लोगों की 20 मार्क्स की, ओवरऑल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज ये दोनों ही 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल 40 मार्क्स का आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा। फाइन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 20 20 20 और 20, दैट मीन्स ये हो गए आपके 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स आपका बेसिक जनरल पेपर पे रहेगा, ठीक है। 100 मार्क्स जो रहेगा वो बेसिक आपके जनरल पेपर पे रहेगा, जबकि जो आपका पीजीटी का कंसर्न्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आपका पीजीटी से संबंधित जो विषय है वो आपसे उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। तो दैट मीन्स कि आपका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है डेफिनेटली उसका वेटेज एकदम डबल रहेगा 200 मार्क्स का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और वहीं टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर होगा उसमें 300 क्वेश्चंस होंगे, और कितने मार्क्स का पेपर होगा, 300 मार्क्स का होगा, 300 क्वेश्चंस होंगे, और आपकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 आवर्स मतलब 3 घंटों की रहेगी। फाइन, तो ये था पूरा आपका एग्जाम पैटर्न। यूजुअली जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि DSSB के जो भी पेपर्स आते हैं स्पेसिफिकली आपके पीजीटी के लेवल के, उनके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो कंपटीशन यहाँ पर कट थ्रोट कट थ्रोट हमें देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज DSSB के क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। सो उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी भी ज़ोरदार होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस एनालिसिस पे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो आप लोगों के लिए जानना ये ज़रूरी है कि अभी कोई भी सिलेबस से रिगार्डिंग एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, परंतु अगर हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखें और DSSB पीजीटी के सिलेबस को एनालाइज करें तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स निकल कर आते हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। फाइन, तो जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो हम सभी इतिहास वाले जानते हैं कि हिस्ट्री कभी भी किसी भी पेपर में 4 सेक्शंस में पूछी जाती है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके DSSB के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो टॉपिक आपको दिख रहा है वो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर वैदिक संस्कृति, वैदिक सिविलाइजेशन, चाहे वो अर्ली वैदिक पीरियड हो चाहे वो लेटर वैदिक पीरियड हो, दोनों से ही प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। फिर उसके बाद 16 महाजनपद, और आपको पता है कि 16 के 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद ऐसा होगा जो कि साम्राज्य के रूप में उदय करेगा ठीक है। तो वो जो महाजनपद हो जाएगा वो होगा आपका मगध महाजनपद। तो 16 महाजनपद और उसके बाद जो मगधन एम्पायर आएगा उन्हें भी हमें स्टडी करना है। वही बौद्ध और जैन धर्म, मतलब कि आपको पता होगा कि ब्राह्मणिकल रिलीजन के डीमेरिट्स के कारण या ब्राह्मण धर्म की कुछ बुराइयों के कारण, कुछ कमियों के कारण 62 हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स का उदय होता है, जिसमें प्रमुख होते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वहीं मौर्य काल और गुप्त काल हमारे पूरे एंशियंट हिस्ट्री के सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में पूछने की संभावना रहती है। और लास्ट में हमें देखना होगा वर्धन डायनेस्टी या वर्धन एम्पायर। तो बेसिकली प्राचीन हिस्ट्री को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, बहुत अच्छे लेवल्स पर प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बिकॉज ये वाले पेपर में आपको हमेशा ही क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। मध्यकालीन इतिहास किस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब हम देखते हैं तो हमें ये एनालिसिस देखने के लिए मिलता है
कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से ही स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये लोग डेक्कन सल्तनत में क्वेश्चंस नहीं पूछते। वहीं अगर आप पैटर्न को नोट करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्राचीन इतिहास में भी आप देखेंगे कि जो साउथ इंडिया की डायनेस्टीज हैं, दैट मीन्स कि आपके जो दक्षिण भारत के वंश हैं, चाहे वो चेर चोल पांड्य हो, ठीक है, तो वहां से प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इसलिए हमने एग्जाम सिलेबस एनालिसिस में उसे इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास में आपको भक्ति और सूफी आंदोलन, दैट मीन्स भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स को कवर करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है आधुनिक इतिहास, क्योंकि इसका वेटेज यूजुअली एग्जाम्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आधुनिक इतिहास में जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हमारे इंडिया में आई, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे ब्रिटेन की चाहे वो ब्रिटेन की हो, चाहे वो फ्रांस की हो, चाहे नीदरलैंड की हो, चाहे डेनमार्क की हो, सभी ईस्ट इंडिया कंपनीज को हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ना है, और साथ ही में किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया, उसे भी हमें देखना होगा। वहीं 1857 के विद्रोह, दैट मीन्स रिवोल्ट ऑफ 1857 से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं डिटेल में। राष्ट्रवाद का उदय, दैट मीन्स कि पूरे भारत में किस प्रकार से नेशनलिस्ट एक्टिविटीज का जन्म हुआ, राष्ट्रवाद का उदय होगा। इसी के अंतर्गत अलग अलग जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, दैट मीन्स जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, उन सभी आंदोलनों को भी हमें इस टॉपिक के तहत कवर करना पड़ता है। फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा। वो आपका प्रत्यक्ष रूप से शुरू होगा 1885 से लेके 1947 तक। तो 1885 से लेके 1947 तक की जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, हमें सभी गतिविधियों को हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करना पड़ता है। उसके बाद 1947 के बाद किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता मिली और भारत और पाकिस्तान विभाजित हुए, वहीं विभाजन के बाद सारी रियासतों का किस प्रकार से सारी रियासतों को मर्ज किया गया इंडियन यूनियन में, इसे भी हमें DSSB के लेवल्स पे देखना पड़ता है। वहीं लास्ट में ये पैटर्न नोट किया गया है कि जो संविधान का निर्माण है, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट है, किस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, किस प्रकार से चीज़ों पे डेलिब्रेशन हुआ, मतलब अलग अलग चीज़ों पे चर्चा हुई, वो पूरा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले जो चैप्टर्स होते हैं, वो सभी हमको DSSB PGT में आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ही कवर करने होंगे। तो ये हमारा सिलेबस एनालिसिस था, जो कि एकदम सही टाइम पे हमने आपको अवेलेबल करवाया है, ताकि आपको ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वेट ना कर सके और आप लोग हमारे साथ अपनी तैयारी को तुरंत स्टार्ट कर सके। वहीं लास्ट में हम बात करेंगे विश्व इतिहास की या वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात होती है तो इतना तो बेसिक सेंस रहता ही है हमें कि 11th क्लास की जो NCERT है, वो हमें सीधे सीधे 11th क्लास की NCERT में जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स दिए हैं वो तो हमें ऑटोमेटिकली कवर करने ही हैं, परंतु इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आते हैं जो कि कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो आप देखेंगे कि रेनेसांस मतलब पुनर्जागरण, वही औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और साथ में चाइना और जापान में जो अलग अलग आंदोलन चले, इन पे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे अगर हम बात करेंगे प्राचीन सभ्यताओं की, तो इतना आपको बेसिक आइडिया जैसे हमें रहता है कि 11th क्लास की बुक में हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दी हुई है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। रोम और ग्रीस की सभ्यता से भी प्रश्न देखे गए हैं। वहीं आपके यूरोप में सामंतवाद, ये तो सीधे सीधे हमारी NCERTs में चैप्टर होता है, तो इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। सो गाइज, ये था बेसिकली हमारी तरफ से आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस का एनालिसिस। आप लोग मेक श्योर करिए कि आप लोगों की तैयारी हमारे साथ ज़बरदस्त तरीके से चले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।